Hello, my wonderful children. My name is Komal, your English teacher, and here I am again with another video. In last video, we have studied about chapter 3, and in that was the chapter 2 stories about flying. And उसका हमने first part जो कि young seagull वाला his first flight था वो कंप्लीट कर लिया है. एंड आज हम उसी के सेकंड स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे जो कि कहीं ना कहीं सेम मैसेज से रिलेटेड है. और उस स्टोरी का नाम क्या है? द ब्लैक एरोप्लेन. In this video, we are going to cover few points out of the 5 points given here. We'll be looking at the introduction of the flight, कैसे pilot introduce करता है that what is the surroundings, and then why he contacts the Paris control, what happens to him, where he is going, what he encounters during the flight, the way he thought that his flight is going to be. Was it the real outcome? Each and every part we'll be covering in this video. So जल्दी से अपनी book, pen, highlighter सब ले आओ क्योंकि we are going to start the second part, that is the black aeroplane. Now, every video will have a competency. Now, in this, what we are going to learn, what value are we going to inculcate in you people? Very first is expectations and reality. We always think about a lot of things. We expect that this thing happen in this way, या ये चीज़ इस तरीके से हो जाएगी, लेकिन क्या हमेशा हमारी expectations और reality match करती है? नहीं, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो हमेशा रियलिटी से मैच नहीं करती है. और कैसे प्रोटैगनिस्ट के साथ भी यही होगा, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. सेकंड, ट्रस्ट इन वन सेल्फ इफ यू एनकाउंटर अ प्रॉब्लम. मैंने यंग सीगल वाले चैप्टर में भी बताया था ना कि अगर कभी भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर खुद पे विश्वास है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट, इफ यू ट्रस्ट योर सेल्फ, इफ यू हैव दैट बिलीफ इन योर सेल्फ, नो मैटर हाउ द बिग प्रॉब्लम इज, हाउ बिग द प्रॉब्लम इज, you are going to excel in that. You are going to succeed for sure. And in this particular video, we are going to see how the pilot will have the trust in himself and how he is going to take the risk of life. थर्ड इज डिसीजन मेकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट. कैसे हमें इतनी डिफिकल्ट सिचुएशंस पे जब डिसीजन लेना होता है कि वेदर आर वी सपोज टू टेक द रिस्क ऑफ लाइफ और नॉट, दिस इज अ वेरी बिग वैल्यू. और ये वैल्यू किससे आएगी? रिस्क टेकिंग की वैल्यू हमेशा एक्सपीरियंस के साथ आती है. और जब आप रिस्क लेते हो तब आपको क्या मिलता है? एक्सपीरियंस मिलता है. तो कहीं ना कहीं ये जो दो टर्म्स है, रिस्क मैनेजमेंट एंड एक्सपीरियंस टेकिंग, दे आर इंटरलिंक्ड टुगेदर. एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उसको कैसे सीखेंगे? विल बी लर्निंग दैट विद द चैप्टर. नाउ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज रिटन बाय फ्रेडरिक फोर्सिथ. ही वॉज बोर्न ऑन 25th August in the year 1938. 25th August पे पैदा हुए थे ये, एंड 1938 इनका बर्थ ईयर था. अब मैंने यहाँ पर एक और डेट मेंशन नहीं की जो हम जनरली राइटर्स के लिए करते हैं. इट मीन्स ही इज स्टिल अलाइव, ही इज स्टिल वेरी मच प्रेजेंट इन दिस world. Okay, now he is an English author, of course. He is an English author, a journalist and a former spy. ठीक है, वो एक ऑथर रह चुके हैं, एक जर्नलिस्ट रह चुके हैं. और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जितनी भी चीज़ें लिखी ना, दे आर रिलेटेड टू एडवेंचर, थ्रिल. ठीक है, और ये वाली स्टोरी भी तुम्हें कहीं ना कहीं थ्रिल से, एक्शन से रिलेटेड लगेगी. एंड ऐसा क्यों है? बिकॉज हिज प्रोफेशन वॉज लाइक दैट. ही वॉज अ फॉर्मर स्पाई, सो ही हैड a lot of experiences of his own which he wrote down. And one such experience is the chapter The Black Aeroplane that we are going to read today. Okay, and he is best known for his thriller works. जो थ्रिलर्स लिखते हैं उसके लिए वो बहुत रिनाउंड राइटर वो थ्रिलर्स के लिए ही है. मतलब जाने किस काम के लिए जाने जाते हैं? थ्रिलर्स के लिए जाने जाते हैं, थ्रिलर राइटिंग के लिए. आई होप याद है आपको. सिर्फ क्या याद रखना है? फ्रेडरिक फोर्सिथ, द राइटर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, year 1938, an English author, journalist and former spy. And whenever you'll be writing it, for sure you'll get better marks. Okay, so are you all excited to start the chapter with me? I know you all are. Let us quickly start. So what is the setting? जल्दी से सेटिंग समझा देती हूँ कि एक पायलट है,
वो प्लेन में बैठा है और वो प्लेन उड़ाते हुए कहाँ जा रहा है, वो अपने घर की तरफ जा रहा है, क्योंकि फाइनली अब उसको बहुत दिनों बाद एक छुट्टी मिली है एंड ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग दोज हॉलीडेज। वो पूरी की पूरी हॉलीडेज किसके साथ स्पेंड करना चाहता है, अपनी फैमिली के साथ। तो पूरा सेटिंग क्या है, एक बढ़िया सा क्लियर स्काई है जहाँ पर मून है और पायलट अपने ओल्ड डेकोटा प्लेन में, क्या नाम है, ओल्ड डेकोटा प्लेन। ओके, नाम है प्लेन का, जैसे तेजस और बहुत सारे नाम होते हैं ना प्लेन्स के, वैसे ही ये क्या है, एक नाम है ओल्ड डेकोटा। ओके, और ये ओल्ड डेकोटा में बैठ के इसको फ्लाई कर रहा है, ये पायलट है, और उड़ाते हुए ये कहाँ जा रहा है, ये अपने घर की तरफ जा रहा है टू स्पेंड हिज हॉलीडेज विद हिज फैमिली। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota airplane over France back to England. So now the writer is telling us, हम लोग जल्दी से इसको थोड़ा थोड़ा ब्रेक करेंगे कि अभी जब मैं प्लेन उड़ा रहा हूँ तो आई कैन सी अ बिग वास्ट स्काई इन फ्रंट ऑफ मी, बड़ा बड़ा सा स्काई, आसमान मुझे दिख रहा है। ऑलमोस्ट रात हो चुकी है। देयर इज मून, यानी कि मेरे बिल्कुल सर के ऊपर पीछे की तरफ मैं मून को छोड़ आया हूँ, यानी कि अभी रात का अच्छा खासा समय हो रहा है। देयर आर स्टार्स, और स्टार्स किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं, जब हमें स्टार्स दिखते हैं आसमान में, यानी कि द वेदर इज नॉट क्लाउडी। इट मीन्स वो ये कहना चाह रहा है कि आसमान बिल्कुल साफ था, बिल्कुल भी दूर दूर तक कोई बादल के बारे में कह भी नहीं सकता, तो दूर दूर तक उसे बादल नहीं दिख रहे थे। स्टार्स वो बहुत आसानी से देख सकता था, एंड दिस वॉज अ क्लियर इंडिकेशन दैट द स्काई वॉज क्लियर एंड ही इज गोइंग टू हैव एन ईजी फ्लाइट। ठीक है, एंड आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। जब वो उड़ा रहा था प्लेन तो वो कह रहे हैं कि पूरे नीचे पूरा का पूरा जो देश है, पूरी की पूरी कंट्री है, कंट्री साइड है, पूरा का पूरा जो अर्थ है वो आराम से इस टाइम पे सब लोग सो रहे होंगे। दे मस्ट बी स्लीपिंग नाइसली बट आई एम वेरी हैप्पी। मुझे बहुत खुशी है कि रात के इस समय पे मैं प्लेन उड़ा के कहीं जा रहा हूँ, और मैं कहाँ जा रहा हूँ, अभी वो फ्रांस के ऊपर प्लेन उड़ा रहा था और वो फ्रांस से होते हुए किसकी तरफ जा रहा था, ही वॉज मूविंग टूवर्ड्स इंग्लैंड। एंड इंग्लैंड कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी, इंग्लैंड उसका घर था, इट वॉज हिज होम टाउन, एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी एंड वेरी enthralled also to spend his holidays with his family। तो कह रहा था एकदम क्लियर स्काई है, मस्त जग, बिल्कुल स्टार्स दिख रहे हैं, क्लाउड्स नहीं है। और जो पायलट्स होते हैं उनको तो यही चाहिए ना, जैसे कि अगर आप दिल्ली टू मुंबई बाई लैंड जा रहे हो, बाई कार जा रहे हो, ओके, तो आपको क्या, आप व्हाट यू वांट, डू यू वांट अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, क्योंकि जैसे ही ट्रैफिक होगा तो आप स्टक हो जाओगे। सिमिलरली जब पायलट्स को ऊपर फ्लाई करना होता है तो दे वांट अ क्लियर वेदर, दे वांट क्लियर स्काई, एंड व्हेन ओल्ड डकोटास पायलट गॉट इट, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, जब उसे वो क्लियर स्काई दिखा, आसमान एकदम साफ, तारे दिखे, कोई क्लाउड नहीं दिखा, सो ही वाज वेरी हैप्पी दैट अब तो बहुत आसानी से वो पहुंच जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पर देखो एक लिटरेरी डिवाइस है, उसका नाम क्या है, इमेजरी। मैंने बताया था जब आपके 5 सेंसेस किसी न किसी तरीके से किसी लाइन से कनेक्ट हो जाए, जैसे मैं बोलूं देयर इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर, देयर इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर केप्ट ऑन अ टेबल, ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये लाइन बोली, कहीं ना कहीं दिमाग में एक फ्लावर और एक टेबल आया होगा, राइट? जिस तरीके से मैं चीज़ों को कहती हूँ, जिस तरीके से चीज़ों को लिखा जाता है, अगर वो आपके 5 सेंसेस को एकदम से एक्टिव कर दें, तो दैट इज़ व्हाट इमेजरी इज़। जैसे मैंने आपको याद है डोमिनोज के पिज्ज़ा का एक एग्जाम्पल दिया था कि कोई आपको बार बार कोई चीज़ बोलेगा कि यार आई एम गेटिंग द फ्रेगनेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, आई कैन स्मेल दिस पर्टिकुलर थिंग। तो कहीं ना कहीं आप अगर वो इतना इफेक्टिवली अगर कोई चीज़ कहेगा, अगर वो अच्छे शब्दों में उस चीज़ को समझाएगा, तो कहीं ना कहीं यू विल ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग इट। जैसे ही मैंने बोला द वर्ड लेमन, और उस लेमन को मैंने ऐसा बोल दिया कि माई मॉम हैड प्रिपेयर्ड अ स्क्रम्शियस लेमनेड, तो कहीं ना कहीं द वे आई एम स्पीकिंग वो आपके मुंह में ना वो टेस्ट बर्ड्स को एकदम से एक्टिवेट कर देगा। सो दिस इज व्हाट इमेजरी इज, जहाँ पे आप एक पिक्चर फॉर्म कर रहे हो, आपको कहीं स्मेल आती है, आपके सेंसरी नर्व्स एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं, तो दैट इज व्हाट इमेजरी इज। यहाँ पर इमेजरी क्या है, द मून वॉज कमिंग अप
in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. देखो कैसे उसने particular positions बताए हैं कि मैं आगे चल रहा हूँ, behind me there was a moon and above me all in the sky there were stars and stars and stars. So this is one imagery and you should remember it. अब कई बच्चों को ये confusion होगा that मैम why are we learning literary devices in the chapter? सो बेटा इफ़ यू आर गोइंग टू गिव CBSE एग्जामिनेशन और अगर बोर्ड्स दे रहे हो तो कहीं ना कहीं इसमें आपको लीनियंसी मिल जाएगी, लेकिन अगर CBSE का एग्जाम दोगे तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस के आने की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं इस साल. पिछले साल बहुत सारे चैप्टर्स में से MCQ फॉर्म में, चैप्टर्स नॉट पोएम्स, चैप्टर्स में से MCQ फॉर्म में हमारे लिटरेरी डिवाइसेस पूछे गए हैं. सो प्लीज हाईलाइट दैट दिस इज इमेजरी एंड इसको याद भी रखना है. Understood all of you? So the first literary device that we read is imagery and the lines are the moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. kahin na kahin we are able to imagine the things. We'll move to the next part of the chapter. Okay. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. And now he's telling us that why is he excited? Because he finally got the holiday and he just wanted to spend that holiday with his family. He didn't want to, spend it with his friends or what. He just wanted to have a good family time. And for that, he was going towards the to the country of England. वो इंग्लैंड जा रहा था and he was very excited. और जब वो उड़ा रहा था प्लेन और उसने अपनी घड़ी को देखा तो उस वक्त कितने बज रहे थे? 1:30 in the morning, यानी कि रात के 1:30 बज रहे थे. कंफ्यूज मत हो ना कि मैम अभी तो आप कह रहे थे मून था और अब आप कह रहे हो 1:30 in the morning. तो 12 बजे के बाद जो भी टाइम होता है बच्चों, वी कॉल इट इन द मॉर्निंग ओनली. ओके, सो रात के कहीं ना कहीं 1:30 बज रहे थे. इट वॉज अ क्लियर स्काई. ही वॉज एक्साइटेड टू गो बैक होम. ही वॉज फ्लाइंग एन ओल्ड डकोटा, एक ओल्ड सा डकोटा प्लेन था एंड ही वॉज एक्साइटेड टू स्पेंड हिज हॉलीडेज विद हिज फैमिली. आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. I should call Paris control soon, I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. देखो डेकोटा है, जैसे ऐसा कुछ दिखता होगा डेकोटा. ओके, सो नाउ वाइल ही वॉज फ्लाइंग, जब वो उड़ा रहा था, तो जब मैं अगर प्लेन उड़ाऊंगी एंड इट्स अ सिंगल अगर वहाँ पर वो क्या बोलते हैं कॉकपिट में अगर सिंगल पायलट सीट है और कहीं ना कहीं अगर आप बिल्कुल सेंटर ऑफ द प्लेन में प्लेन को फ्लाई कर रहे हो, वी डोंट फ्लाई प्लेन लाइक दैट. ओके, तो जब आप प्लेन को फ्लाई कर रहे हो तो व्हाट यू वुड डू, मतलब जब आप बाहर की तरफ देखोगे जो विंड शीट होती है वो बेसिकली यहाँ पे उसने एक तरीके का कंपैरिजन किया है थ्रू द नोज ऑफ द विंडशीट, यानी कि बिल्कुल विंडशीट के सहारे जब वो नीचे देख रहा था, आगे की तरफ देख रहा था, डायरेक्शंस देख रहा था और थोड़ा सा जब उसने नीचे की तरफ देखा तो ही कुड सी कि अब वो कंट्री साइड यानी कि सब अर्बन एरिया से उड़ते हुए अब वो सिटी की साइड जा रहा था, बिकॉज उसे पूरी धरती पे वो जो पर्टिकुलर एरिया था वहाँ पर लाइटें जगमगाती हुई दिख रही थी. ही कुड एक्चुअली सी द लाइटनिंग देयर, ही कुड एक्चुअली सी अ लॉट ऑफ लाइटनिंग एंड ही कुड मेक आउट दैट फाइनली ही वॉज फ्लाइंग ओवर, ही वॉज अबाउट टू एंटर द सिटी ऑफ पेरिस. वो कि कौन सी सिटी पे एंटर करने वाला था? पेरिस की सिटी में. एंड बिकॉज आफ्टर दिस हर पायलट का जैसे हमारे को पता होता है कि इधर पहुंच के फिर हमें लेफ्ट लेना है, उधर पहुंच के हमें राइट लेना है, तो पायलट्स ऐसा किसके साथ कम्युनिकेट करते हैं? ग्राउंड पे ATCs होती हैं, क्योंकि ऊपर जो हमारा आसमान है, जो स्काई है, वहाँ पर तो आपको कोई पुलिस ऑफिसर नहीं मिलेगा, वहाँ तो कहीं डायरेक्शंस हैंग करते हुए नहीं मिलेंगे. इट्स अ क्लियर स्काई एंड मेकिंग डायरेक्शंस आउट इन दैट पर्टिकुलर प्लेस इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो इसलिए जो पायलट्स होते हैं दे आर कॉन्स्टेंटली इन कम्युनिकेशन विद द ग्राउंड पीपल, एंड ग्राउंड में ATCs होते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वो उनको कम्युनिकेट करते हैं और पूछते हैं कि आई हैव रीच्ड माई लोकेशन, नाउ यू प्लीज टेल मी वेयर टू गो. और वो रेडार पे चेक करके उन्हें पर्टिकुलर एक डायरेक्शन बताते हैं कि इतने मीटर्स जाओ और उससे ये ले लेना, इतने डिग्री साउथ जाना है, इतने डिग्री वेस्ट जाना है, ऐसे करके. ठीक है, तो सिमिलरली पायलट को पता था कि पिछली बार जब उसने बात की थी तो उसे कहा था पेरिस पहुंचते इतने किलोमीटर्स पे आते ही आप कम्युनिकेट करके वापस पूछ लीजिएगा. तो नाउ व्हेन ही वाज अबाउट टू रीच पेरिस, ही थॉट दैट ही शुड कॉल द पेरिस कंट्रोल. वो जो पेरिस का ATC था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर था, उसे कॉल करना चाहिए और उसे डायरेक्शंस पूछ लेनी
चाहिए. एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड एंड एंथ्रॉल्ड कि फाइनली वो अपने घर जा रहा है. काफ़ी लंबे दिनों के काम के बाद उसे एक छुट्टी मिली थी एंड ही वॉज एक्साइटेड टू स्पेंड दैट विद हिज फैमिली. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw a big city in front of me. यानी कि पेरिस उसके बिल्कुल सामने ही था. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS088. Now, English में zero कुछ नहीं होता बेटा. It is called either O or not. Okay. So you either call it O or not. So here what he's saying, Dakota DSO or Dakota DS088. Here, can you hear me? I am on my way to England. Over. The voice from the radio answered me immediately. DS088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS088, over. Okay. So finally उसने Paris control को call किया and Paris control से with the help of the radio he said, Paris control, can you hear me out? I have already reached, I'm about to reach Paris and now please tell me the directions. And again an answer came from the Paris control. एक आवाज़ आई Paris control, उसके रेडियो में एक आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ थी the Paris control replied. और उन्होंने क्या रिप्लाई किया कि yes DS088 Old Dakota, we can hear you out and now as you reached Paris please take 12 degrees west. आपको क्या करना है 12 डिग्री वेस्ट की तरफ घूमना है अगर आपको इंग्लैंड जाना है तो. So this was a small conversation between the pilot and the Paris control center when the pilot had already, when he was about to reach Paris. तो ये समझ में आया. उसने पेरिस कंट्रोल सेंटर को कॉल करके पूछा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे इंग्लैंड जाना है. तो पेरिस कंट्रोल ने कहा कि आप एक काम कीजिए 12 डिग्री मूव कर जाइए वेस्ट में और जब आप वहाँ पर आगे मूव करते रहेंगे सो यू विल टेक द वे ऑफ इंग्लैंड, वे टू इंग्लैंड. अंडरस्टूड. यहाँ तक सबको समझ में आया कि कैसे ही वॉज एक्साइटेड. देन वो पेरिस पहुँचने वाला था. देन उसने पेरिस कंट्रोल को कॉल किया एंड पेरिस कंट्रोल ने उसे एक नया डायरेक्शन बताया टू गो टू इंग्लैंड. नाउ I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना. सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. तो उसने देखा कि पेरिस कंट्रोल ने बोला है 12 डिग्रीज वेस्ट. उसने अपना मैप चेक किया. मैप चेक करने के बाद उसने, अब देखो प्लेन में इस ओल्ड डेकोटा प्लेन में 2 फ्यूल टैंक थे. एक वो ऑलरेडी खत्म कर चुका था. अब जैसे ही खत्म हुआ तो उसने अपना प्लेन का जो इंजन था उससे किससे कनेक्ट किया, सेकेंड फ्यूल टैंक से कनेक्ट किया. एंड दिस वाज नॉट जस्ट द सेकेंड बट द लास्ट फ्यूल टैंक. यानी कि अब अगर यहाँ पे फ्यूल खत्म हो जाता है तो ओल्ड डेकोटा पायलट या तो वो ओल्ड डेकोटा क्या हो जाएगा, क्रैश कर जाएगा, या उसको पहले ही मतलब प्री लैंडिंग करानी पड़ेगी, वो इंग्लैंड नहीं पहुंच पाएगा. इतना फ्यूल था कि विदाउट एनी प्रॉब्लम वो इंग्लैंड पहुंच पाए. लेकिन अगर कोई मुसीबत आएगी तो फ्यूल उसके पास थोड़ा कम था. सो दिस वाज द वन बिग प्रॉब्लम दैट ओल्ड डकोटा पायलट हैड. तो उसने, अभी उसको नहीं पता था, ही थॉट दैट ही हैड इनफ फ्यूल. और उसने अपना जो सेकेंड एंड जो लास्ट टैंक था उस डेकोटा का उस पर स्विच किया एंड मैप चेक किया विद द कंपस की हेल्प से उसने वेस्ट, अपने प्लेन को वेस्ट की तरफ मूव किया एंड 12 डिग्रीज मूव करके वो आगे अपने इंग्लैंड के रास्ते की तरफ फ्लाई करता हुआ चला गया. एंड ही वाज जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड. वो बस आगे देख रहा था, वो खुश था, वो नए नए प्लान्स बना रहा था कि कैसे वो अपने दिनों को, ये जो हॉलीडेज के दिन थे, हाउ ही इज गोइंग टू स्पेंड दोज डेज विद हिज फैमिली मेंबर्स. I'll be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. देखो, ये ऐसे होता है English breakfast. Vitamin C, it is tangerine. Then you have, I don't know what is it, bacon, sausages, bread and cheese, omelette, and maybe blueberries or some sort of fruit. I don't know. Okay, so this is what the English breakfast is. Staple diet जो English people की है, जो अंग्रेज लोग होते हैं वो यही खाते हैं. ठीक है. तो अब क्या हुआ था,
व्हेन ही मूव टुवर्ड्स 12 डिग्रीज वेस्ट पे जब वो मूव कर गया, तो अब वो मन में, मैंने कहा था ना, एक ख्याली पुलाव बना रहा है कि कैसे वो अपनी हॉलीडेज को स्पेंड करेगा, वो क्या क्या चीज़ें करेगा। सबसे पहले उसने सोचा कि अगर मैं अभी बिल्कुल आई एम ऑन द राइट ट्रैक, मैं एकदम सही ट्रैक पे हूँ, मेरा फ्यूल भी ठीक है, स्काई इज़ ऑल्सो क्लियर, इट इज़ गोइंग टू बी एन ईजी फ्लाइट, बिल्कुल आसान सी फ्लाइट रहने वाली है ये। और अगर मैं इसी पेस के साथ चलता रहा तो मैं सुबह 6-7 के आराम 6-7 के करीब इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा, अपने घर पहुंच जाऊंगा। आई विल बी देयर एट माई हाउस इन द टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेकफास्ट के टाइम पे मैं आराम से अपने घर पे होऊंगा एंड आई एम गोइंग टू इंजॉय अ बिग लैविश इंग्लिश ब्रेकफास्ट। अभी तक उसको ये जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट था वो नहीं मिल रहा था, बिकॉज ही वॉज इन अनदर कंट्री, ही वॉज सर्विंग समवेयर एल्स, he was working somewhere else, and he was extremely excited about this big English lavish breakfast, and he wanted कि वो वहाँ पर पहुँच जाएगा, and वो एकदम ख्यालों में था कि सुबह पहुँचते ही सबसे पहले वो बढ़िया सा नाश्ता करेगा, अंग्रेजी नाश्ता। ओके, and he said that it was an easy flight। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, उसे क्यों लगा था, क्योंकि देखो साफ आसमान एकदम साफ था, तारे दिख रहे थे, क्लाउड्स नहीं थे, तो उसने ये अज्यूम किया क्योंकि सारी चीज़ें, कोई बैड वेदर नहीं है, सारी चीज़ें एकदम ऑन पॉइंट है, फ्यूल में भी, मतलब जो टैंक है उसमें भी इतना फ्यूल है कि मैं इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा, तो उसे लगा कि कोई भी मुसीबतें नहीं आने वाली हैं। एक्सपेक्टेशंस, कॉम्पिटेंसी में देखा था ना कि एक्सपेक्टेशन उसको ये थी कि ये तो बिल्कुल आसान सी फ्लाइट है, मैं जल्दी से सुबह तक ब्रेकफास्ट के टाइम पे मैं क्या करूँगा, अपने घर होऊंगा और मैं बढ़िया सा नाश्ता करूंगा। यहाँ पर एक लिटरेरी डिवाइस है, दैट इज आयरनी। कौन सी आयरनी है? सिचुएशनल आयरनी। वाई? ये कह रहा है इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, वो ये अज्यूम, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है? द एक्सपेक्टेशन इज कि ये फ्लाइट बहुत ईजी रहेगी। लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा स्पॉइलर दे देती हूँ कि इसके बाद जो हमारा राइटर है, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, फ्रेडरिक फॉर्सिथ है, ये एक बहुत बड़ा एक स्टॉर्म को फेस करने वाला है, एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करने वाला है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करने वाला है। तो अब देखो, सिचुएशनल आयरनी याद है लेटर टू गॉड से? What do you expect? The outcome is totally opposite. पोस्टमास्टर ने क्या एक्सपेक्ट किया था? लेंचो खुश होगा, लेकिन लेंचो तो गुस्सा हो गया। वो सिचुएशनल आयरनी थी। यहाँ पर हमारा जो पायलट है उसने क्या सोचा कि ये तो बहुत इजी फ्लाइट होगी, ये तो कोई दिक्कतें नहीं आएगी, सुबह जाके बढ़िया नाश्ता करूँगा। लेकिन आयरनी वॉज इन द रियलिटी, और जो आउटकम था उसके एक्सपेक्टेशन का वो बिल्कुल उल्टा था। क्यों? क्योंकि उसको एक बहुत बड़े स्टॉर्म का सामना करना पड़ा। तो ये याद रखना, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये आयरनी है, सिचुएशनल आयरनी है। एंड ये क्वेश्चन बहुत सारे CBSE के सैम्पल पेपर्स में भी था। सो रिमेंबर दिस कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस है बच्चों? आयरनी। ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। चलो, इसी आयरनी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी देखते हैं, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज दैट? Bring out the irony of the statement said by the pilot of Old Dakota, it was an easy flight। तो ये irony क्या है, किस बारे में है? We'll quickly see that। The pilot had already set for his journey back home as he looked forward to spending his holidays with his family। अब देखो, पायलट ऑलरेडी जर्नी पे था, he was moving from France, over France, and he was moving towards England। वो इंग्लैंड की तरफ जा रहा था, और क्यों जा रहा था? Because he wanted to spend, he was looking forward कि वो अपनी पूरी की पूरी जो छुट्टियां हैं अपनी फैमिली के साथ बिताए। ओके, During his flight, the moon had come up in the east and stars were shining brightly in the clear sky above him। तो जब वो उड़ा रहा था वो प्लेन, जब उसने अपनी जर्नी शुरू की थी, when he set for the journey, शुरुआत में उसने देखा कि जो चांद था एकदम शाइन कर रहा था, आसमान एकदम साफ था, तारे टिमटिमा रहे थे, यानी कि the weather was clear, there was no sign of bad weather, and that is why he assumed that he is going to have an easy flight। Due to these signs, he assumed that it would be a smooth flight, but reality was nowhere near expectations। The pilot had one of the scariest and menacing flights of his life। इन्हीं सारे साइंस की वजह से उसे लगा कि बैड वेदर नहीं है, ही इज गोइंग टू हैव अ स्मूथ फ्लाइट। लेकिन एट द एंड क्या हुआ? उसे एक बहुत बड़े स्टॉर्म का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से, और वो ऐसी फ्लाइट आज तक उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। कभी उसने अपनी लाइफ में इतना भयंकर एक मेनेसिंग
समथिंग विच इन्वॉल्व्स, मेनेसिंग का मतलब होता है समथिंग विच इन्वॉल्व्स डेंजर ऑफ लाइफ, यानी कि इतनी भयंकर और खतरनाक फ्लाइट जिसमें लाइफ का, जिसमें जान का खतरा था, उसने आज तक एक्सपीरियंस नहीं की थी। एंड यही कहीं ना कहीं आयरनी है कि उसने कह तो दिया था, ही एक्सपेक्टेड दैट इट वाज गोइंग टू बी एन ईजी फ्लाइट, बट द रियलिटी वाज नोवेयर नियर एक्सपेक्टेशंस. इट वाज वन ऑफ द toughest and scariest flights that this particular pilot ever flew. Understood? यहां तक सबको समझ में आया? Let us move forward. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them as I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. Now remember, and समझो इसको, बहुत आराम से समझो कि देखो, जैसे ही वो पेरिस पे, उसने पेरिस कंट्रोल से पूछा कि भैया मुझे कहाँ मूव करना है, वेस्ट में 12 डिग्रीज मूव करने के बाद वो आराम से ख्याली बुलाव बना रहा था कि भैया बढ़िया सी फ्लाइट है, ब्रेकफास्ट के टाइम पे घर पहुंच जाऊंगा, बड़ा सा बिग इंग्लिश लाविश सा ब्रेकफास्ट करूंगा, एंजॉय करूंगा, टाइम स्पेंड करूंगा अपनी फैमिली के साथ. लेकिन जब वो ये सोचते सोचते प्लेन उड़ा रहा था और उसने 150 किलोमीटर्स कवर कर दिए थे, जब वो पेरिस को 150 किलोमीटर्स पीछे छोड़ाया था, सडनली उसने देखा जो उसकी एक्सपेक्टेशंस थी वो कहीं ना कहीं सारी की सारी चकनाचूर हो गई थी. क्यों? क्योंकि उसके सामने एक बड़े सा, एकदम बहुत सारे, बड़ा सा एक स्टॉर्मी क्लाउड था, एक बंच ऑफ स्टॉर्मी क्लाउड था, एक फ्लीट ऑफ स्टॉर्मी क्लाउड था. एंड वो स्टॉर्मी क्लाउड उसकी तरफ आ रहा था और वो स्टॉर्मी क्लाउड्स की तरफ जा रहा था. और वो क्लाउड्स इतने बड़े थे कि वो ऐसे लग रहे थे कि कहीं ना कोई, जैसे जब जाते हैं कहीं और एकदम काले काले से हमें माउंटेन्स दिखते हैं, हिल्स दिखते हैं, बड़े बड़े काले रंग के जो पहाड़ दिखते हैं, वैसे ही उस स्काई में द पायलट कुड सी दोज बिग माउंटेन्स इन दैट स्टॉर्मी क्लाउड. उन स्टॉर्मी क्लाउड्स में उसे वो बड़े बड़े माउंटेन्स दिख रहे थे. ही कंपेयर्ड दोज क्लाउड्स विद द बिग माउंटेन्स in order to showcase the the danger that they involved. जिस तरीके से काले रंग के थे और जितने बड़े वो क्लाउड्स थे, जितने ह्यूज वो क्लाउड्स थे, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा डेंजरस था. एंड ही लुक्ड एट द स्टॉर्मी क्लाउड्स एंड ही वाज जस्ट उसको नहीं समझ में आ रहा था कि अब क्या करे. अब देखो, उसके पास दो रास्ते थे. या तो वो क्या करता, पेरिस वापस चला जाता, या वो ये क्या करता, उस स्टॉर्म के अंदर जाता. इसके अलावा इसके पास कोई और रास्ता नहीं था. और उसने सोचा कि क्या हो सकता है. देखो, बहुत बड़े क्लाउड्स थे, यानी कि अगर पायलट को उसके ऊपर जाना था या नीचे जाना था तो पायलट को बहुत सारा डिस्टेंस कवर करके उसके नॉर्थ से या साउथ से जाना पड़ता. स्टॉर्मी क्लाउड्स वाइड भी बहुत ज्यादा थे, माउंटेन्स उसकी ह्यूमंगस, उसके जाइगेंटिज्म को ही तो कंपेयर किया, इतने बड़े थे कि अगर ईस्ट और वेस्ट से भी जाना पड़े तो कहीं ना कहीं पायलट को बहुत सारा डिस्टेंस, एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, जिसके लिए उसके पास फ्यूल नहीं था. याद है ना, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था that he had enough fuel only to land, he only had enough fuel to move till इंग्लैंड तक का ही उसके पास फ्यूल था, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं था. अगर वो नॉर्थ और साउथ की तरफ से होके जाता, स्टॉर्मी क्लाउड्स के, या ईस्ट और वेस्ट की तरफ होके जाता, तो वो पॉसिबल नहीं था. उसका फ्यूल खत्म हो जाता, उसको कहीं रुकना पड़ता, रिफ्यूलिंग करनी पड़ती और फिर उड़ाना पड़ता. So now he was contemplating, he was pondering, he was in a dilemma what to do. He could neither go to north of the clouds, he could neither go to the south of the clouds. ना कि वो ईस्ट और वेस्ट की तरफ से जा पा रहा था. अब क्या सोल्यूशन था और वो क्या करेगा, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड. बट उससे पहले लिटरेरी डिवाइस से, बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है, वो है सिमिली. सिमिली कैसे है? क्योंकि यहाँ पर दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, यहाँ दे किसके लिए आया है? क्लाउड्स के लिए. वेरी गुड बच्चों. और इसको, क्लाउड्स को किससे कंपेयर किया गया है? माउंटेन से. और इन दोनों का कंपैरिजन किन वर्ड्स के यूसेज के साथ है? दे आर बीइंग कंपेयर्ड विद द वर्ड लाइक और एज. और जब भी हम कोई दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज, देन व्हाट इज इट? इट इज एक्चुअली सिमिली. तो ये जो लाइन है, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, इट हैज simile. There is one more literary device, very important literary device, that is personification. यानी कि जब भी हम किसी भी लिविंग बीइंग जो कि ह्यूमन नहीं है उसको ह्यूमन एट्रीब्यूट दे देते हैं,
उसका मतलब होता है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, यहां पर पर्सोनिफिकेशन किसके लिए आया है? ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। अब देखो, माउंटेन स्टैंड नहीं हो सकते हैं, स्टैंडिंग इज अ ह्यूमन एट्रीब्यूट। तो जब वो ऐसा वो कह रहे कि बिल्कुल ब्लैक माउंटेन, ब्लैक क्लाउड्स ऐसे लग रहे थे, बड़े बड़े पहाड़ हैं जो कि मेरे सामने हाथ बांध के खड़े हो गए हैं कि वी वोंट अलाउ यू टू गो फर्दर। तो क्योंकि स्टैंडिंग एक ह्यूमन एट्रीब्यूट है और वो हमने ब्लैक माउंटेन्स के लिए यूज किया है, तो बच्चों यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? Yes, you all are absolutely correct. This is personification. तो हम लोगों ने पढ़ लिया जल्दी से कि अब उसके सामने डिलेमा है, अब वो समझ नहीं पा रहा है कि भाई वो क्या करे, वो नॉर्थ से जाए, साउथ से जाए, ईस्ट से जाए, वेस्ट से जाए, तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि टैंक में फ्यूल नहीं है। और अगर वो बीच में से जाएगा तो स्टॉर्मी क्लाउड है, ह्यूज बिल्कुल बैड वेदर है। अब वो क्या करेगा, और उसको बिग इंग्लिश लैविश ब्रेकफास्ट भी चाहिए, उसके घर वालों के पास भी जाना है, पीछे जाएगा तो उसका एक दिन वेस्ट हो जाएगा। सो उसके साथ उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं एंड फाइनली वो किस चीज का डिसीजन लेगा, क्या डिसीजन लेगा, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड नाउ। I ought to go back to Paris, I thought. But I wanted to get home. I wanted that breakfast. I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. Inside the clouds, everything was turned. Everything was suddenly black. So now the pilot flying with the steering or whatsoever we call in his hand, अपने आप से बातें कर रहा है, aloud, जोर से अपने आप से बातें कर रहा है कि मुझे वापस जाना पड़ेगा नो मैटर व्हाट। लेकिन उसके दिमाग में आया कि नहीं, मैं वो जो ब्रेकफास्ट है वो गिव अप नहीं कर सकता। मैं एक भी दिन अपनी फैमिली के लिए आई वांटेड टू स्पेंड दैट टाइम विद माय फैमिली, आई कैन नॉट गिव अप इवन अ सिंगल डे। एंड विद दिस थॉट कि उसके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो उस स्टॉर्मी क्लाउड में जाए या वो वापस जाके पेरिस रुक के रिफ्यूल करके और सुबह जब वेदर शांत हो जाए तब वो उड़ के जाए। बट उसने कहा कि या तो मैं पीछे जाऊं, लेकिन नहीं, he thought that he wanted that breakfast, he wanted to spend his time with his family, and he decided to take the risk, and he decided to enter the black stormy cloud, the bad weather. He decided to, bad weather के बाद भी he decided that no matter what he is going to fly back his home. वो अभी भी प्लेन उस बैड वेदर में निकाल के जाएगा। एंड जैसे ही देखो, समझो यहाँ पे एक स्टॉर्मी क्लाउड है और जैसे ही उसने स्टॉर्मी क्लाउड में एंटर किया, इससे पहले तक इसको सब दिख रहा था, फ्लाइट वाज स्टिल नॉर्मल, ही कुड हैव लैंडेड सेफली, बट द मोमेंट ही entered the periphery, even whenever he entered the periphery of that storm, suddenly everything turned black. उसे कुछ नहीं दिख रहा था, there was no visibility, एवरी सिंगल थिंग नाउ। अभी मैं आपको बता नहीं रही हूँ, स्पॉयलर्स नहीं दे रही हूँ, इससे पहले मैं एक लिटरेरी डिवाइस बताऊंगी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है। लेकिन उसने रिस्क ले तो लिया था कि नो मैटर व्हाट उसे अपने घर जाना है, उसे वो ब्रेकफास्ट चाहिए, उसे अपनी हॉलीडेज अपनी फैमिली के साथ बितानी है। और उस रिस्क मैनेजमेंट में, उस एक्सपीरियंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ ही एंटर्ड द स्टॉर्म। बट द मोमेंट ही एंटर्ड, इट वॉज ऑल डार्क एवरीवेयर। हर कहीं एकदम उसको कालापन दिख रहा था, कहीं भी वो दूर दूर तक कोई भी चीज देख नहीं पा रहा था। ठीक है, कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? वेरी इंपॉर्टेंट, soliloquy. What do we call it? soliloquy. Okay, soliloquy क्या होता है बेटा? जब आप अपने आप से थोड़ी तेज बात करते हो, खुद से ही, when one is talking to himself a little aloud, that is what soliloquy is. इसमें क्या है तुम्हें याद है? देखो वो बोल रहा है आई शुड कॉल पैरिस कंट्रोल सून, खुद से बात कर रहे हैं कि मुझे पैरिस कंट्रोल को अभी फोन करना चाहिए। जब भी कोट्स में आ रहा है यानी कि कोई चीज कही गई है। I'll be there in time of breakfast, मैं पहुंच जाऊंगा ब्रेकफास्ट के समय पे। I ought to go back to Paris, कि मुझे शायद अभी पेरिस चले जाना चाहिए क्योंकि वेदर बहुत ज्यादा खराब है। I'll take the risk, कि मैं ये रिस्क लूंगा नो मैटर वॉट। एंड ये सारी बातें राइटर अपने आप से कर रहा है, पायलट अपने आप से कर रहा है, और इसी को हम क्या कहते हैं? soliloquy. ओके, एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। ये क्वेश्चन आया है सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स में कि वो तुम्हें 4 ऑप्शंस दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ ये किस टाइप का सेंटेंस है, किस टाइप का लिटरेरी डिवाइस है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई कैरेक्टर खुद से ही बातें कर रहा है थोड़ा सा लाउड, तो उसे हम क्या कहते हैं? soliloquy. ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ठीक है, नाउ ही डिसाइडेड नो मैटर व्हाट ही इज गोइंग टू टेक द रिस्क।
क्वेश्चन करते हैं. Which two options did the pilot of the old Dakota plane have when he encountered the storm clouds on his way? What did he decided to do and why? जब ओल्ड डेकोटा का जो पायलट था वो फाइनली स्टॉर्म के सामने आता है तो उसके पास कौन से दो ऑप्शंस थे, उसने क्या किया और क्यों किया. ये तीनों चीजें मुझे लगता है अभी प्रीवियस स्लाइड से आपको पक्का पता लग गया होगा, समझ में आ गया होगा कि क्या है आंसर. लेकिन हम देखेंगे कि इसको लैंग्वेज में कैसे उतारना है. ठीक है. The two options he had were either to go back to Paris or to go through the storm clouds. दो options जो उसके पास थे, या तो वो वापस पेरिस चला जाए, रुके, रिफ्यूल करे, वेदर का सही होने का वेट करे एंड देन वापस से वो अपनी उड़ान भरे और अपने परिवार की तरफ जाए, इंग्लैंड की तरफ जाए. और उस चीज़ की वजह से वो क्या करता, वो ब्रेकफास्ट के टाइम पे नहीं पहुंच पाता, उसका एक दिन कहीं ना कहीं एक दिन उसकी छुट्टी का वेस्ट हो जाता. और अगर ये नहीं करना था तो उसके पास जो दूसरा ऑप्शन था दैट ही शुड फ्लाई स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, क्योंकि द ऑप्शन ऑफ फ्लाइंग थ्रू नॉर्थ above north or through the south or east or west, that was not available for old Dakota's pilot because he didn't have enough fuel. He didn't have an option of flying above the clouds due to lack of fuel. He decided to take the risk and go through the storm clouds because he wanted to reach home and spend the holiday with his family. तो जैसे मैंने बताया फ्यूल की वजह से और ऑप्शंस थे नहीं. फाइनली he decided कि वो रिस्क लेगा और वो स्टॉर्म के थ्रू उड़ के अपनी फैमिली के पास जाएगा. क्यों? क्योंकि he was desperate. He anyhow wanted to spend every single time of his holidays with his फैमिली मेंबर्स. उसको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हॉलीडे स्पेंड करनी थी एंड दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू डू दिस. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? नाउ what are the outcomes? What did we learn in this particular video, in this particular part of the chapter? अभी इसके बाद भी है. Don't think like that the chapter ended. अभी तो स्टॉर्म के अंदर एंटर हुआ है. I am keeping you people at the climax. Okay, अभी क्लाइमेक्स में नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि उसके साथ सारी चीजें क्या क्या हुई. ठीक है. कैसे कौन एकदम से उसकी हेल्प के लिए आया और कैसे ही केम आउट ऑफ द डेंजर. एवरीथिंग विल बी रीडिंग इन द नेक्स्ट पार्ट. बट उससे पहले हमें इस चीज को कंप्लीट करना है. लर्निंग आउटकम्स देखेंगे और जल्दी से असेसमेंट भी देखेंगे. ओके. सो वेरी फर्स्ट लर्निंग आउटकम इज वन शुड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. उसकी एक्सपेक्टेशंस थी कि ही इज गोइंग टू हैव एन इजी फ्लाइट और उसी मजे में वो ख्याली पुलाव बनाते बनाते उड़ रहा था. एंड द वन वी शुड बी पॉजिटिव. हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए चीज़ों के बारे में कि हर चीज़ अच्छी होगी, लेकिन वी शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट ऑल्सो. हमें हमारे दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करना चाहिए कि अगर रियलिटीज एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस की तरह फॉल नहीं होती हैं, अगर रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस में डिफरेंस है, तो हमारा मन इतना मजबूत होना चाहिए, हमारा दिमाग इतना मजबूत होना चाहिए कि हम किसी भी सिचुएशन में अपने आप को हैंडल कर सके. क्योंकि सिचुएशन से पहले हमें खुद को हैंडल करना होता है. सिचुएशन से पहले हमें खुद के दिमाग में ठंडक लानी होती है एंड विद दैट वी इजीली अचीव द थिंग्स. ओके. एंड नेक्स्ट इज कामनेस एंड कॉन्फिडेंस इन रिस्क. कि जैसे ही अगर कोई भी पर्सन वो काम है या कॉन्फिडेंट है रिस्क को ऑप्ट करते टाइम, तो उसके सक्सेस के चांसेस क्या हो जाते हैं, 10 गुना बढ़ जाते हैं. अगर आप रिस्क ले रहे हो लेकिन आप एकदम हसल में हसल में हो, हपड़ा थपड़ी में आपने ले लिया कि भैया नो मैटर व्हाट आई एम अ रिस्क टेकर, आई विल डू दैट. अगर आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हो चीज़ों को तो कहीं ना कहीं यू आर गोइंग टू सफर. यहाँ पर पायलट ने इन द स्टार्टिंग he was a little skeptical but he was driven by his emotions that no matter what he wanted to spend his time with his family. तो कहीं ना कहीं काम उसका दिमाग नहीं था एंड जो उसने रिस्क लिया था, क्या वो रिस्क वर्थ था या वो रिस्क उसकी लाइफ को ले सकता था, वो तो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. लेकिन जब आप कभी लाइफ में रिस्क लेने की कोशिश करें तो ऑलवेज कैलकुलेट दैट इज द रिस्क वर्थ इट और not. And these are the two values that I think you people must have learned through this video. So shall we move towards the assessment? I know you will all answer me correctly and सबको first part समझ में आया होगा. First question. Where is the protagonist flying over in the beginning of the chapter? किस सिटी के ऊपर किस पर्टिकुलर जगह के ऊपर जो हमारा राइटर है वो अभी प्लेन उड़ाते हुए जा रहा है और वो किधर की तरफ जा रहा है ये तो क्वेश्चन नहीं है, बट इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर हमें क्या पता लगता है वो किस तरफ उड़ा रहा है. ठीक है. फर्स्ट इज इंग्लैंड, सेकेंड इज फ्रांस, थर्ड इज जर्मनी और फोर्थ इज इटली.
जिन बच्चों को लगा था मैम ने पेरिस बोल दिया, आंसर बोल दिया, बट दैट इज नॉट द आंसर. सो ही वाज फ्लाइंग ओवर which particular country? England, France, Germany or Italy? 5 seconds. And I know you must have logged your answers by now, and the answer is France. ठीक है, he was flying over France, and the moment he was, over the France only, when he was about to reach Paris, he called Paris control. Remember? Next question. What does the storm symbolize? Storm का क्या मतलब होता है बताओ? किस तरीके की फीलिंग, किस तरीके की चीजें वो लेके आता है? Fear, chaos, change और growth. मतलब आप जो हमारा यहाँ पर स्टॉर्म है उसको आप किस एक फीलिंग से कनेक्ट कर सकते हो वो सोचना है. ठीक है, थोड़ा अच्छे से सोचना. फियर का मतलब होता है डर, कियोस का मतलब सब चीजें एकदम खराब हो जाना, सब चीजें हॉच पॉच हो जाना, दैट इज रकस और कियोस आर द सिनोनिम्स. थर्ड इज चेंज, कि बदलाव का ये साइन है या ग्रोथ का साइन है. ठीक है, एंड आई विल गिव यू 5 seconds. And the answer is little confusing. कुछ बच्चों ने fear किया होगा, but the correct answer is chaos. Correct answer क्या होता है बच्चा? chaos. जो हमारा स्टॉर्म होता है, तुमने देखा होगा जब आंधी तूफान आता है तो कैसे हर चीज एकदम एकदम खराब हो जाती है, एकदम रकस सा क्रिएट हो जाता है, गंदगी हो जाती है, बारिश होती है. तो स्टॉर्म कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? chaos से रिलेटेड है. इट ब्रिंग्स chaos इन आवर लाइफ. फियरफुल होता है, बट बहुत एक्सट्रीम स्टॉर्म्स फियरफुल होते हैं, सारे स्टॉर्म्स फियरफुल नहीं होते हैं. तो स्टॉर्म किससे सिंबलाइज करता है, किससे रिजेंबल करता है? केओस से. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द पायलट लुकिंग फॉरवर्ड टू? पायलट को क्या करना था? वो किस चीज को व्हाट ही वाज एक्साइटेड फॉर? टू रीच हिज डेस्टिनेशन, टू मीट हिज फैमिली, ही वांटेड टू स्पेंड हिज हॉलिडे, और बोथ बी एंड सी. कि वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहता था, फैमिली से मिलना चाहता था, हॉलीडे के लिए एक्साइटेड था, या बोथ बी एंड सी. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इजी आंसर, and I will not even give you the I won't even give you the 5 second timer, because he was excited for both, to meet his family, and he was also excited for his holidays. He was very very excited and was looking forward to spending those holidays with his family members. And the last question of the day. Which control station did he contact on his way? किस कंट्रोल स्टेशन को उसने कांटेक्ट किया था जब वो अपने रास्ते पे जा रहा था? उसने एक कंट्रोल सेंटर को कॉल किया था. वो कंट्रोल सेंटर कहाँ का था, कौन सा था? Was it Paris? Was it of Paris, India, England or nowhere? कि किसी भी कंट्रोल सेंटर को कॉल नहीं किया, वो तो अपने काम से काम रख रहा था. इसमें भी 5 seconds की मुझे नहीं लगता जरूरत है, because he called what? He called the Paris control center, which makes A to be your answer. And with this, we come to an end of this part of the chapter, the black aeroplane. And in the next part, we are going to see how when he entered, abhi humne dekha ki he enters the black stormy clouds. But now what is going to happen to him? How he is going to come out? Whether he is going to come out of the danger or not? And if yes, then how he is going to come out of the danger? Who is going to guide him to the safety? We are going to cover each and everything. Till then, please be, please just keep studying for your grade 10 preparations. You have to stick to Mission Gyan, and for your grade 10 preparation for English, you have to stick to Komal ma'am. And I'll be meeting you in the other video with another chapter. Bye bye all of you. Take care.